चलिए, तो नमस्कार आप सभी साथियों को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो बहुत ज्यादा जटिल है और इसको बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। इसका नाम है कोशिका विभाजन। पर कोशिका पढ़ रहे हैं, उसी सीरीज में कुछ दो चार चीजें और छूट गई हैं, तो पहले उन्हें कंप्लीट करते हैं। उनमें सबसे पहले नाम आता है गुणसूत्र का, जिसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोम इंग्लिश। तो पहले हम किसे देखेंगे? गुणसूत्र। और गुणसूत्र जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। देखिए, क्रोमोसोम की बात अगर मैं आपसे करूं तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग। लेकिन गुणसूत्र की खोज की फ्लेमिंग ने, पर नाम किसी और व्यक्ति ने दिया। जिस व्यक्ति ने नाम दिया उसका नाम था वोल्डेयर। क्या नाम था उसका? वोल्डेयर। गुणसूत्र का नाम किसने दिया? खोज किसने की? अब एक बात सुनो हमेशा, नहीं नहीं गलत, देखो यहां। अब यहां पर अगर आपसे बात करें कि भैया गुणसूत्र जो है क्यों की थी, वो भी बताऊंगा मैं आपको। कोशिका विभाजन पढ़ेंगे ना, तो कोशिका विभाजन में समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन जो होता है ना, तो उसमें जो समसूत्री विभाजन होता है उसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी, वहां से गुणसूत्र निकल के आया था। ठीक है, नाम किसने दिया? वोल्डेयर। तो यहां पर एक बात समझो जरा ध्यान से, मैं आपसे पूछ रहा हूं गुणसूत्र क्या होते हैं। देखिए सर, जो गुणसूत्र होते हैं ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। जबरदस्त क्लास है आज की, मजा आ जाएगा। देखिए, गुणसूत्र अगर आपने समझ लिए ना, तो कोशिका विभाजन आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। बिल्कुल गांव की शुद्ध भाषा में समझाएंगे, बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे। वो गेट के नीचे वो लगा दीजिए, ठीक है बेटा, और गेट अच्छे से बंद करो। जोड़े में पाए जाते हैं कहने का क्या मतलब है मेरे भाई? जोड़े में पाए जाते हैं अर्थात हम कह सकते हैं गुणसूत्र का जो आकार होता है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का आकार होता है गुणसूत्र का। अच्छा, प्रत्येक जाति, कोई भी जाति हो, उसमें गुणसूत्र की जो संख्या रहेगी ना, वो हमेशा समान होती है। अच्छा, मैं आपसे बात करूं कि जो मानव जाति है, मनुष्य जो है, इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र की संख्या होती है 46। लेकिन मेरे बच्चे, यहां पर आपसे एक बात पूछे कि सर 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम होते हैं, पर जोड़े में पूछा जाए तो कितने? 23 जोड़े। कितने जोड़े? एक जोड़े में कितने होते हैं? 2। तो कितने जोड़े बता देंगे? 23 जोड़े। भाई हम चप्पल एक जोड़ी पहनते हैं कि 2 जोड़ी पहनते हैं? एक जोड़ी पहनते हैं। एक जोड़ी में कितनी चप्पल आती है? 2। वेरी गुड। तो यहां पर भैया मेरे, प्रत्येक जाति हो, कोई भी जाति, उसमें गुणसूत्र की संख्या समान होती है। लेकिन सर, जो पुरुष है उसके गुणसूत्र और जो महिला है उसके गुणसूत्र, दोनों में जब गुणसूत्र समान है तो लिंग अलग अलग क्यों? लिंग का मतलब क्या होता है? जेंडर। मेल क्यों बोला, फीमेल क्यों बोला? भाई अगर वो पुरुष है तो इसमें भी 23 जोड़ी है, ये महिला है इसमें भी 23 जोड़ी है, पर ये महिला कैसे हो गई सर? और मेन तो गुणसूत्र का ही खेल होगा। तो इसका कारण सुनिए बेटा, यहां 23 जोड़ी होते हैं, यहां भी 23 जोड़ी होते हैं, लेकिन दोनों का 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होंगे वो समान होंगे, और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होंगे वो अलग होते हैं, जिसके कारण समस्या होती है। समस्या नहीं है, सही चीज है। नहीं तो देखिए, पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ठीक है। और एक जोड़ी जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? अलोसोम। क्या बोलते हैं? जो अलग होते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी को ऑटोसोम, तो यहां भी जो 22 जोड़ी होंगे उन्हें भी हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोम या ऑटोसोम। ऑटोसोम। लेकिन बेटा जो एक जोड़ी होंगे वो अलग होंगे। इसमें एक जोड़ी होगा वो अलग होगा, और इसमें जो एक जोड़ी होगा वो अलग होगा। कैसे होगा? देखिए, पुरुष में जो होता है एक जोड़ी वो होता है एक्स वाई, लेकिन महिला में जो होता है एक जोड़ी वो होता है एक्स एक्स। ठीक है कि नहीं? यही से लिंग निर्धारण होता है, अर्थात लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी ये पता चलता है यहां से। अब कैसे पता चलता है वो देखिए, जब पुरुष के स्पर्म महिला के ओवम से मिलते हैं। अब स्पर्म और ओवम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता चल गया होगा स्पर्म किस में होते हैं? पुरुषों में। और ओवम किस में होते हैं? महिलाओं में। शुरुआती क्लास में आपको कठिन लग रहा था, लेकिन धीरे 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 आप सब सीखते जा रहे हो। मैंने कहा था ना, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। बस जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं उसी टॉपिक को आराम से पढ़ाने दो। ठीक है, आराम से। तो यहां एक्स वाई, यहां एक्स एक्स। अब जब जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो वो जो गुणसूत्र होते हैं ये तो समान है। अब समान है तो जैसा हाथ रहेगा वैसा ही हाथ रहेगा। आपने देखा कि किसी के हाथ में यहां से 10 हाथ और निकले होंगे, सभी के 2 हाथ हैं,
सभी के दो पैर हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी की दो आंखें हैं, नाक है, मुंह है, 32 दांत हैं, बाल हैं, पैर है, अंगूठा है, उंगलियां हैं, सब कुछ है बराबर। तो ये 22 गुणसूत्र जो है मेरे भाई, ये पूरे शरीर को बनाते हैं सेम टू सेम, हूबहू। लेकिन पुरुषों में जो लिंग होता है और महिलाओं में जो वर्जाइना होती है जिसे हम कहते हैं, इसका जो निर्माण करता है वो ये गुणसूत्र करता है, एक अलग जो होता है। जैसे महिलाओं में क्या अंतर है, महिलाओं में गर्भाशय होता है, वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, केवल महिलाएं ही नहीं, मादा जाति में किसी को भी ले लो, और ऐसे पुरुषों में केवल पुरुष ही नहीं, पुरुष जैसे मेल जाति में किसी को भी ले लो, आप घोड़े को ले लीजिए, मेल है, ठीक, जैसे हाथी को ले लीजिए, मेल है, जैसे हाथी है हथनी है, घोड़ा है घोड़ी है, समझ गए कि नहीं। तो ये किसी भी जंतु की हम बात कर रहे हैं, केवल मानव जाति के लिए नहीं। लेकिन गुणसूत्र सब में समान होते हैं, पर संख्या अलग अलग हो सकती है। हमारे अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी, ठीक है। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, इन्हीं के कारण लड़का अलग बनता है, लड़की अलग बनती है। कैसे बनते देखिए, जैसे अगर X गुणसूत्र के साथ किसी महिला का X गुणसूत्र मिला, तो यहां कौन सा बनेगा? XX। और XX किसकी पहचान है? लड़की या महिला की। अगर Y के साथ में X मिला तो क्या बन जाएगा? XY। और XY किसकी पहचान है? लड़का। हाँ या ना? अब मान लीजिए कि भाई X और Y है, इधर XX है, लड़की चाह कर भी लड़की ही पैदा हो ये नहीं कर सकती, लड़की चाह करके लड़का ही पैदा हो ये नहीं कर सकती। लड़की के हाथ में कुछ नहीं है, महिला के हाथ में कुछ नहीं है। कारण कि पुराने जमाने में क्या होता था भाई, महिलाएं शिक्षित नहीं होती थी। भाई अगर किसी महिला को लड़की 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 हो रहे हैं तो उस घर वाले दबाव बनाते थे कि तू बेकार है, तू लड़की लड़की को जन्म दे रही है, हमारे घर को चलाने वाला वारिस चाहिए, हमारे घर को चलाने वाला लड़का पैदा कर। अब वो लड़की कहां से पैदा करे यार, उसके पास X है दोनों। अगर गलती किसकी हो रही है यहाँ पे? लड़के की, कि भाई लड़के का X ही गुणसूत्र क्यों जा रहा है, Y क्यों नहीं जा रहा? तो कि कोई भी लड़की जिम्मेदार नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं लिंग निर्धारण के लिए किसके गुणसूत्र अनिवार्य होते हैं? पुरुषों, ना कि महिलाओं। समझ गए बात? सब। तो यहां पर Y के साथ X मिलेगा तो XY लड़का जन्म लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, यहां से X गुणसूत्र मिला और कई बार पुरुष के दोनों गुणसूत्र अगर चले आए तो यहां क्या बन जाएगा? XYX, मतलब ट्रांसजेंडर। ठीक है, ट्रांसजेंडर, आप जानते होंगे ट्रांसजेंडर, ठीक है बेटा। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गुणसूत्र के बारे में। प्रत्येक जाति में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं भाई, यहां देखिए ध्यान से, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि भैया मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप बता देना 46। अच्छा, जोड़े पूछे तो कितना? 23। वेरी गुड बेटा। अगर आपसे पूछे चिंपांजी, चिंपैंजी में कितने होंगे, तो आप बता देना भैया 48। दो ज्यादा होते हैं तभी तो उछल कूद करता है इतना ज्यादा, है ना। चलिए, और अब आगे आपसे पूछे भैया कुत्ता, इसमें कितने होंगे, तो आप बता देना 78 होंगे। आपसे अगर पूछे बिल्ली, बिल्ली में कितने होंगे, तो आप बता देना 38 होंगे। आपसे पूछे भैया मच्छर, मच्छर में कितने होंगे, तो आप बता देना 6। मटर में कितने होंगे? 14, मतलब 7 जोड़ी, ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई हाथी, तो हाथी में कितने होंगे? 56, ठीक है। हाथी में कितने हो जाएंगे? हाथी में कितने हो जाएंगे? 56। अरे बात समझ में आ रही? तो ये गुणसूत्र है। तो हर जाति में अलग। भाई आपने बोला सर ये तो जाति में, लेकिन आपने मटर भी बढ़ा दिया। तो मटर हो, कोई भी पौधा हो, सब में गुणसूत्र होते हैं बेटा, समझ गए। जो जंतु हैं उनमें गुणसूत्र तो होंगे। अच्छा, मटर का बीज लगाइएगा तो मटर का ही पौधा आएगा ना, आम का पेड़ तो नहीं उग जाएगा। तो ये गुणसूत्र के कारण ही तो होता है। आपने देखा किसी मनुष्य का बच्चा घोड़ा पैदा हुआ हो, यार मनुष्य के गुणसूत्र है तो मनुष्य ही, यस और नो। तो यही क्या पढ़ रहे हैं हम? गुणसूत्र। प्रत्येक जाति में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? अलग अलग। तो गुणसूत्र का मैंने आपको दिखा भी दिया कि भैया इस प्रकार से होता है गुणसूत्र, ठीक है। एक इमेज बताई थी, यहां पर ध्यान से देख लीजिए। ये कल मैंने आपको बताया था ना, इस प्रकार की एक इमेज बताई थी बेटा आपको, इस प्रकार ये गुणसूत्र बताया था। ये गुणसूत्र पूरा मैंने पढ़ा चुका हूं आपको पिछली क्लास में।
सेंट्रोमेयर के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, सबसे बाहरी परत इसकी पेलिकल होती है ना बेटा। ये तो अब मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनो, ये गुणसूत्र है, इसको हमने पूरा पढ़ लिया। अब सर गुणसूत्र तो हमने पढ़ लिया, आगे हमें पढ़ना है जीन। क्या पढ़ना है बेटा? जीन। ठीक है, जीन यहां लिख देते हैं जीन। जीन को जीन ही कहते हैं। सुनिए, आपसे पूछे सर जीन का अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकता, या सॉरी अनुवांशिकी। क्या कहलाता है बेटा? अनुवांशिकी। जीन का अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जीन का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। ठीक है, अब एक बात सुनिए, जीन अनुवांशिकता की इकाई होते हैं, है ना। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनता है बेटा ये वाला। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन। सर जीन कहां होते हैं? देखो अभी आपने गुणसूत्र पढ़ा है ना। अच्छा गुणसूत्र कहां होते हैं सर? वो भी पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन में वही चल रहे हैं धीरे से, वही क्लास है ना, घबराना नहीं। तो अनुवांशिकता की इकाई किसे कहते हैं? जीन। अब जो मैंने आपको गुणसूत्र बताया ना, गुणसूत्र में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, प्रोटीन सब होता है ना। गुणसूत्र डीएनए होगा, डीएनए के ही क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो यहां पर सुनिए, जो जीन होते हैं ये क्या होते हैं सर? डीएनए के डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसके क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। ये सभी वीआईपी क्वेश्चन बता रहा हूं, पेपर में सीधा पूछे जाते हैं, आईएमपी डाल देना इस पर। ठीक है, ये भी बहुत आईएमपी है। ठीक है, और ये भी बहुत ही ज्यादा आईएमपी है बेटा। डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या कहलाता है? जीन। मतलब डीएनए को आप तोड़ेंगे, छोटे छोटे हिस्से कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? जीन मिलेगा। ठीक है, आगे एक चीज और समझिए कि डीएनए को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है बेटा, अनुवांशिक पदार्थ। लेकिन अनुवांशिक पदार्थ तो डीएनए है, पर अनुवांशिकता की इकाई किसे कहते हैं? बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको आज की क्लास में, मजा समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए सर, जीन की खोज किसके द्वारा की गई सर? जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा की गई? है ना। फिर ग्रेगरी जॉन मेंडल ने प्रयोग किया मटर के ऊपर। आगे सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि अभी बात वही है ना, अभी वो चीजें पढ़ाने लगूंगा तो ये जो पढ़ा रहा हूं मुझे छूट जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें आगे आपको सारी चीजें मिलेंगी, बस जो समझा रहा हूं उसको समझिए। तो जीन की खोज किसने की थी? जॉनसन ने। जीन का काम, अब मेरी बात सुनिए, जीन काम क्या करते हैं? एक बात सुनो सर, अनुवांशिकता की इकाई कहा आपने, ये होती क्या है अनुवांशिकता? ये मैं आपको पढ़ा भी रहा था। चलिए इसको अपन थोड़ा सा छोटा करके यहां भेज देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक बात को समझिए जरा ध्यान से कि सर अनुवांशिकता की इकाई तो बोला, लेकिन कैसे? अनुवांशिकता होता क्या? अनुवांशिकता मतलब पिता के लक्षणों को, पिता के लक्षणों को उसकी संतति में भेजने का काम, उसकी संतति में भेजने का काम कौन करते हैं बेटा? जीन। जैसे अगर मैं पिता बनूं, पहले तो उसके लिए मेरी शादी होना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है ना। लेकिन मान लीजिए आप लोग पिता बने कभी, जैसे ये मंगरीला, जैसे ये उधर कोने में बैठा हुआ है एक मेरा भाई, क्या नाम है इसका? अगर ये पिता बनता है, अगर ये पिता बनता है तो इसके जो बेटा होगा उसका रंग इसी के आधार, मतलब इसका जो रंग है लगभग संभावना रहेगी कि इसका रंग हो या इसकी मां का रंग हो। हाइट, बाल, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, मतलब अधिकांश लक्षण इसके लड़के में होंगे। लेकिन शर्त यह है कि उस बच्चे का पिता ये खुद होना चाहिए। जैसे होता है ना कि यार मतलब किसी के यहाँ बच्चा होता है, हॉस्पिटल में वो महिला ने बच्चे को जन्म दिया, तो उसके घर वाले देखने जाते हैं, उसकी मौसी जाती है, उस बच्चे की बुआ जाती है, मौसी जाती है, अरे ओले बेटा पूरा मम्मी पे गया है, मतलब खुशी होती है। कोई आता है, ओले ओले बेटा पूरा पापा पे गया है, चाचा पे गया है, वहां तक ठीक है। अरे ये तो बिल्कुल पड़ोसी पे गया है, पड़ोसी पे गया है, मतलब तो गया है इसका मतलब क्या? जीन, उसके जीन होंगे तो उसके उस पे जाएगा ना भाई बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बालों का रंग, आंखों का रंग, ये सब किसके ऊपर निर्धारित करता है? जीन को। जीन को अनुवांशिकता क्या कहते हैं? इकाई। ठीक है, डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या कहलाता है? जीन। डीएनए को क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। अब मेरी एक बात सुनो जरा ध्यान से कि सर मनुष्य के शरीर में 20,000 से लेकर लगभग 23,000, कहीं कहीं आपको 30,000 तक मिल जाता है जीन होते हैं। 20,000 से 23,000, ठीक है, जीन होते हैं प्रत्येक। अच्छा, जीन और गुणसूत्र में
जो गुणसूत्र है ना, अभी पढ़ा के आया जो गुणसूत्र और जीन में, गुणसूत्र और जीन में अगर अव्यवस्था हो जाए, अव्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, तो यहां पर क्या हो जाए, अव्यवस्था हो जाए तो यहां पर अनुवांशिक रोग हो जाते हैं, फिर वो नहीं मिटते भैया, फिर वो नहीं मिटते। जैसे किसी का जीन और गुणसूत्र में अव्यवस्था हो गई शरीर में, फिर उसका जो बच्चा होगा तो वो या तो उसका एक पांव नहीं रहेगा, या तो उसका एक हाथ नहीं रहेगा, कुछ भी घटना घट सकती है। फिर उसका जो बच्चा होगा फिर वो चली जाएगी प्रथा ऐसी, फिर कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। समझ में आ रही कि नहीं बात, नहीं आ रही, आ गई। अब वो क्या लाइव क्लास रहती है ना, रिकॉर्डेड क्लास रहती है, तो इसलिए ज्यादा कुछ अपन और अच्छे से समझा नहीं पाते, नहीं तो डीप में जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ठीक है, चलिए वो सब छोड़िए, आगे चलते हैं अपन किसके पास, जीव द्रव्य के पास। जीव द्रव्य मेरे भाई, जीव द्रव्य जो है इसकी खोज किसने किया था, डोजार्डेन। किसने किया था, डोजार्डेन। अच्छा, ये सब समझ में तो आ रहा है ना, मैं जो जीन पढ़ा रहा हूं, गुणसूत्र पढ़ा रहा हूं, ये कहां, कोशिका के अंदर होते हैं, किसी के घर में नहीं रखे ये। जीव द्रव्य को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये नाम किसने दिया, पुकरेंजे ने। पुकरेंजे, पुकरेंजे नहीं होता है वो, पुरकेंजे होता है, ठीक है, ठीक है। किसने नाम दिया इसका, पुरकेंजे। अच्छा, जीव द्रव्य को खोजा किसने था, डोजार्डेन। नाम किसने दिया था, डोजार्डेन ने नाम दिया था सारकोड। क्या नाम दिया था, जैसे ये कोशिका है, कोशिका है, और ये बीच में क्या है, केंद्रक। तो कोशिका में मैंने आपको हमेशा पढ़ाते हुए आ रहा हूं शुरू से कि भैया कोशिका में जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। कौन सा द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव। और इस कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःद्रव्य जालिका, बहुत सारी चीजें होती, सब पढ़ चुके हैं यार। लेकिन ये सभी जो हैं ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। और केंद्रक के अंदर भी एक विशेष प्रकार का द्रव होता है, ठीक है। किसके अंदर होता है बेटा, तो केंद्रक के अंदर का लिक्विड प्लस कोशिका के अंदर का लिक्विड, इन दोनों को जब मिलाकर बोला जाता है तो उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। और हक्सले नाम का एक वैज्ञानिक आया, क्या नाम था इसका, जिसने कहा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार। तो जीवन का भौतिक आधार कौन है मेरे भाई, ये बात किसने कही, किसने कही, हक्सले। किसकी बात चल रही है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किस किस के मिलकर बनता है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव और, अच्छा कोशिका द्रव को हम क्या बोले थे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है बेटा। और जीव द्रव को हमने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, केंद्रक के अंदर, केवल केंद्रक के अंदर के द्रव की बात करें तो उसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बात कहेंगे उसे, यहां पर समाप्त होता है कोशिका वाला टॉपिक और शुरुआत कर रहे हैं सेल डिवीजन। किसकी शुरुआत कर रहे हैं, बहुत जटिल टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, नाम है इसका सेल डिवीजन। क्या नाम है इसका बेटा, सेल डिवीजन, मजेदार टॉपिक। इसको हम कहते हैं कोशिका विभाजन। सर आप हमेशा कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन कहते हुए आए हैं, लेकिन बात इतनी हो रही है कि सर उस समय हमको सर बता दो क्या होता है कोशिका विभाजन। मैं बोलता था ना बेटा आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे, ठीक है। अब आ गया तो अब इसी को पढ़ेंगे, कुछ और नहीं पढ़ेंगे। और इसमें जो बीच में नाम आया उसके विषय में बोलूंगा, आगे पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन क्या होता है, तो एक छोटी सी कहानी को समझिए, बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, यहां से प्रश्न बनते हैं ना, मजबूत टॉपिक है, जटिल है, इतने आराम से समझाऊंगा कि पता ही नहीं चलेगा आपको। जैसे मेरी शादी हुई, मान लीजिए शादी की बड़ी शौक है सर को, ऐसा मन में आता हो, भाई अभी मैं किसके साथ रहता हूं, अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूं, भाइयों के साथ में रहता हूं, ठीक है। अब मेरे भाई की शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई। शादी होने के बाद कौन आई, मेरी पत्नी। पत्नी ने मुझे बहुत सारा प्यार किया, मुझे खाना बना के दिया टाइम पर, मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे कपड़े से लेके हर एक चीज का कि यार देखो तुम्हारा वो शर्ट नहीं मिल रहा है, कहाँ है, मतलब बहुत ध्यान रखती हैं पत्नियां, श्रीवल्ली।
श्रीवल्ली। तो हुआ क्या, पत्नी आई, पत्नी की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा हुआ, मां से हमारी क्या हो गई, दूरी। क्या हो गई, क्योंकि अभी जाते से मामा चिल्लाते हैं, अब जाते से पत्नी। मां और पत्नी के बीच में, मतलब सास और बहू के बीच में जो सबसे बड़ा विवाद का कारण है वो बहू नहीं है, पत्नी नहीं है, बेटा है। बेटा चाहे तो कभी विवाद ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक सास सबसे ज्यादा प्यार उसकी बहू से करती है, क्योंकि वो बहू उसके बेटे की पत्नी होती है जो उसका ख्याल रख रही होती है। लेकिन कारण क्या है, विवाद का कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण यह है कि कल तक बेटा जाते से मम्मी 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 खाना दे दो, ये कर दो, मम्मी कैसी हो, जरा सी तबीयत खराब हुई डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, भयंकर मम्मी मम्मी मम्मी, कोई है नहीं घर में। लेकिन अब पत्नी 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 को जरा सा किसी ने बोल दिया तो चिल्लाने लगेगा ही। तो मम्मी बोलती है जब एवन आई है जब से मेरा बेटा में से इतना बुरो बुरो बोलने लगा। अगर बेटा उतनी ही प्राथमिकता अभी भी मां को दे रहा है, पत्नी को भी दो, बराबर मात्रा में दो, दोनों को टूट कर प्यार करो एकदम, लेकिन दोनों को। बेटा अगर मां की तरफ झुकाव ज्यादा रखे, मां कभी भी पत्नी से या बहू से गलत तरीके से बात कर ही नहीं सकती। देखो शादी नहीं हुई इसके बाद अपना एक्सपीरियंस है भाई, समझ रहे हो कि नहीं। चलो, कोशिका विभाजन इसी प्रकार का विभाजन है कि जिस प्रकार घर में पत्नी आई, बच्चे हुए, दूरी बन गई, भाइयों से दूरी बन गई, अपने बच्चों में रम गए, अलग हो गए परिवार से, अपना एक अलग घर बना लिया। पहले सब साथ में रहते थे, फिर अलग हो गए, फिर अलग घर बना लिया, फिर अपने बच्चे हुए, वो बड़े हुए तो उनने अपने को लाद दी, वो अलग चले गए। हाँ, तो यही कोशिका विभाजन, ये तो शरीर के अंदर भी तो यही होता है। क्या होता है, देखिए ध्यान से, कोशिका विभाजन क्या है सर, ये हमारे शरीर की कोशिका है सर। ये क्या है, हमारे शरीर की कोशिका। सर ये कोशिका आगे जाके टूट जाएगी और कितने हिस्सों में बढ़ जाएगी, दो। कितने हिस्सों में बढ़ जाएगी सर, यही कोशिका आगे जाके कितने हिस्सों में बढ़ जाएगी। अच्छा, बीच में दो गोले बना रहा हूं, बीच वाला क्या है बेटा, केंद्रक। फिर ये दो में बढ़ जाएगी, हाँ या ना, इस प्रकार से। तो ये गोले बन जाएंगे, ठीक है, ये लीजिए आप, ठीक है। इस प्रकार से बहुत बड़ा कोशिकाओं का गुच्छा बन जाएगा। कोशिकाओं के गुच्छे को हम कहते हैं ऊतक। फिर ऐसे बहुत सारे ऊतक मिलेंगे तो अंग बनेगा, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर। मजा आ गया, इतनी बात समझ में आई। बहुत आराम से समझा रहा हूं बेटा, मैं ये समझ कर समझा रहा हूं कि आप 10वीं क्लास भी पास नहीं किए, फिर भी उस इतने ग्राउंड लेवल पर समझाने की कोशिश करूंगा। अब शुरुआत कर रहा हूं कोशिका विभाजन की। देखिए ध्यान से समझिए, ये कोशिका है, ये टूटेगी, कितनी कोशिका बनेंगी, दो। तो बेटा ये जो पुरानी कोशिका है इसे हमने नाम दिया पेरेंट सेल। पेरेंट सेल या मात्रक कोशिका या पैतृक कोशिका भी बोल सकते हैं। कौन सी कोशिका है, पैतृक। और इससे जो नई कोशिकाएं बनी इन्हें हमने नाम दिया डॉटर सेल। क्या नाम दिया, डॉटर सेल। शरीर के अंदर जब एक कोशिका टूटती है तो टूटने वाली कोशिका पेरेंट सेल, टूटने वाली कोशिका पेरेंट सेल, और नई बनने वाली कोशिका कौन सी सेल, डॉटर। पेरेंट गलत लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पुरानी कोशिका को क्या कहेंगे, नई कोशिका को। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सर हर जंतु में, जीवों में अलग अलग प्रकार का विभाजन होता है। अब मेरा शरीर है तो मेरे शरीर में भी अलग अलग प्रकार का विभाजन होता है। कोशिका ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट टूट गई, उनके पीछे एक सिस्टम काम करता है। सिस्टम बाबा क्या काम करता है, अच्छा सिस्टम काम करता है। कैसे काम करता है वो दिखा देते हैं, चलिए आइए। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। 3 प्रकार देखो, पहला होता है असूत्री, जिसे हम कहते हैं एमिटोसिस, एमिटोसिस, ठीक है। दूसरा होता है समसूत्री, जिसे हम कहते हैं माइटोसिस या मिटोसिस, ठीक है। तीसरा होता है अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, बिल्कुल घबराना नहीं, समझाऊंगा सारी चीजें। अर्धसूत्री को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेयोसिस, मेयोसिस, ठीक है। 3 प्रकार का विभाजन होता है। अब 3 प्रकार का जो विभाजन होता है ना मेरे राजकुमार, उसमें ये जो 3 प्रकार हैं
ये दो प्रकार हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारे शरीर में नहीं होता, होता ही नहीं। ये प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। कौन से जीवों में होता है? प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव में मैंने बताया था बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ है, वो एक कोशिकीय जीव है। जितने भी जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, इनके अंदर कौन सा विभाजन होता है? अमीटोसिस, असूत्री। सबसे तेज होने वाली प्रक्रिया है ये। जैसे ही बैक्टीरिया आपके अंदर जाएगा, विभाजन होगा, तुरंत विभाजन होगा, नई कोशिकाएं बन जाएंगी। क्या होता है इसमें? देखिए इसमें होता क्या है बेटा, देखो यार ध्यान से समझना। ये कोशिका है, मान लीजिए बैक्टीरिया की, ठीक है। ये कोशिका आगे जाके क्या करेगी? इस प्रकार का एक आकार बनाएगी और बीच में से टूट के तुरंत क्या बना लेगी? दो कोशिका बना लेगी। यह असूत्री विभाजन है, जिसे हमने क्या नाम दिया? एमिटोसिस। और ये किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया के अंदर। एक कोशिका इस प्रकार से आकार बनाया, दो भागों में बट गई। कितना सिंपल है, साधारण। अपना बहुत खतरनाक होता है अपना, ठीक है। तो बताए, पुरानी कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं क्या? पेरेंट सेल। नई कोशिका को? कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? हमारे अंदर कितने होते हैं? कौन कौन से? समसूत्री और असूत्री। किसके अंदर होता है? किसके अंदर होता है? अरे हाँ है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो बेटा, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं आपको, बिल्कुल ध्यान रखना। अब हम कौन सा विभाजन पढ़ेंगे? असूत्री तो पढ़ लिया। असूत्री किसके अंदर होता है? अब ये दो पढ़ना है। चलिए बेटा, दोनों अब पढ़ेंगे हम पहले कौन सा? समसूत्री। क्या मेरे बच्चे? इसको ध्यान से समझिए बेटा, है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से। इतने आराम से इंजेक्शन लगा दूंगा, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा। बस मामा घर तरफ करना है आपको। मैं अपने फोन से परेशान हूं भाई, करता भी नहीं है यार। वन प्लस का फोन कोई मतलब का नहीं लगता मेरे को, उससे अच्छा तो रियलमी, रेडमी। देखिए समसूत्री, ये विभाजन जो होता है ना समसूत्री, इसको ध्यान से समझो। पहले अगर मैं आपसे बात करूं समसूत्री विभाजन में होता क्या है, तो इसमें समसूत्री मतलब समान मात्रा में गुणसूत्र जाते, समान मात्रा में गुणसूत्र जाते। एक कोशिका से समान मात्रा में गुणसूत्र जाएंगे। क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन क्या है? समान मात्रा में, हाँ कि नहीं? इसे हम सोमेटिक कोशिका विभाजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सोमेटिक कोशिका, ठीक है, सोमेटिक सेल डिवीजन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में? देखिए समसूत्री कोशिका विभाजन में जो कोशिका होती है वो सेम टू सेम, हूबहू अपने ही जैसी कोशिका का निर्माण कर देती है, अपने ही जैसी कोशिका का निर्माण कर देती है, हूबहू। गुणसूत्र की मात्रा समान, समझ रहे हो कि नहीं? गुणसूत्र की मात्रा अपने ही जैसी कोशिका का निर्माण करती है। तो इसके कुछ चरण होते हैं, इससे कुछ क्या होते हैं? चरण, ठीक है। इनके चरणों की संख्या 5-6 है, वो अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये समसूत्री विभाजन जो होता है इस शरीर में कहां कहां होता है। तो शरीर में हर कोशिका, जितनी भी कोशिका होती है, सभी जगह समसूत्री विभाजन होता है। केवल हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन सेल होती है ना बेटा, उनमें ये विभाजन नहीं होता। और हमारे शरीर में अगर जो टेस्टिस है, टेस्टिस अगर ओवरी है, टेस्टिस किसमें होती है? पुरुषों में होती है, और ओवरी किसमें होती है? महिलाओं में, ठीक है। तो टेस्टिस से क्या बनता है बेटा? स्पर्म। और ओवरी से क्या बनता है मेरे बच्चे? ओवम। क्या बनता है मेरे बच्चे? ओवम, ठीक है, ध्यान से समझ लेना बेटा। तो स्पर्म, ओवम और न्यूरॉन, तीन चीज को छोड़ दो, शरीर में जितनी कोशिका होंगी सब में एक तरफ से क्या होगा? समसूत्री विभाजन। चाहे कार्डियक मसल हो जो हार्ट में होती है, चाहे कूफर सेल्स हो, समझ गए कि नहीं? हाँ है ना, कोई भी सेल्स हो आपकी बॉडी के अंदर, उनमें सब में समसूत्री विभाजन होता है, जिसे हमने क्या नाम दिया था इंग्लिश में? माइटोसिस, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब एक बड़ी जबरदस्त बात और सुन लीजिएगा,
स्पर्म ओवम न्यूरॉन को छोड़कर सब में ये होता है। इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। इसकी क्या होती है बेटा? ठीक है, देखो सबसे पहले होता है इंटरफेस। इंटरफेस बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। उसके बाद होता है प्रोफेस। क्या होता है बेटा? प्रोफेस। ठीक है, उसके बाद होता है मेटाफेस। क्या होता है? उसके बाद होता है एनाफेस। क्या होता है बेटा? एनाफेस। ठीक है, एनाफेस के बाद एक होता है टेलोफेस। टेलोफेस। और एक क्या होता है बेटा? साइटोकाइनेसिस। इनके नाम आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में लिख के दे देंगे आपसे इंटरफेस। इंटरफेस आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे? सबसे बड़ी जवाबदारी तो याद करने की है ना सर तुम्हारे ऊपर। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए। देखो बेटा, यहां पर क्या लिखना है? आई। यहां पर क्या लिखना है? पी। यहां पर एम, ये ए, ये टी और ये सी। ठीक है बेटा? ठीक है, कैसे? मैंने ट्रिक बनाई है, या तो आप याद कर लो आईपी मैट सी। आईपी मैट सी। आईपी मैट सी, या तो आईना पकड़ मत छोड़। आपके लिए बनाई है मैंने ये ट्रिक, आईना पकड़ मत छोड़। तो आईना से याद रखना है आई, पकड़ से याद रखना है पी, मत से याद रखना है, मत कैसा लिखा था? एम ए टी, मत। छोड़ मतलब सी। इंटरफेस, यार फेस तो सब में लगा है ना, इसमें इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है बेटा, कितना आसान हो गया देखो हमारे लिए। आई से क्या बोलोगे? इंटरफेस, प्रोफेस, अब कोई भी बता सकता है। ठीक है, चलो एक व्यक्ति कोई बता सकता है क्या? हाथ ऊंचे करके मैं बता दूं एक बार, उसके बाद बता देना, नहीं तुम बेइज्जती तो कराते ही हो। आई से इंटरफेस, पी से प्रोफेस, मा से मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। ये 5 चरण, ये कितने चरण हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6। तो कितने चरण होते हैं इसके? कितने चरण होते हैं बेटा? 6। इस प्रकार कोशिका विभाजन होता है। कौन सा? समसूत्री। अब सबको पढ़ना है हमको, है ना? पढ़े सबको, बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल मत, बिल्कुल आसान है। देखो एकदम, मेरे बच्चा, मेरे बाबू, मेरी सोना, यहां देखो बेटा। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस बताई मैंने आपको? इंटरफेस। इंटरफेस। इंटरफेस को ध्यान से समझो। इसमें आपने बेटा मेरे बच्चे कोशिका देखी है कि नहीं देखी है? और पिछली क्लास, कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छी चीज पढ़ाई थी बेटा, ये बीच में क्या होता है? केंद्रक। और मेरे बच्चे और भी बहुत अच्छी चीज पढ़ाई थी मैंने आपको, ध्यान 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 करो उस बात का, कि यहां पर रिश्तों के धागे होते हैं, उलझे हुए धागे होते हैं, जिन्हें हमने क्या नाम दिया? क्रोमेटिन। तो मेरे बेटा, मेरे बच्चे, मेरे बाबू, कोशिका विभाजन जो समसूत्री होता है, कोई भी सूत्री हो, इसमें 24 घंटे लगते हैं। कौन से कितने घंटे लगते हैं? 24, जिनमें से 20 घंटे किसमें लगते हैं? इंटरफेस। तो मतलब कोशिका विभाजन में सबसे ज्यादा समय लेने वाला अगर कोई चरण है तो वो कौन सा है? इंटरफेस। कितना आसान है देखो। अब इसमें क्या होगा? देखो ध्यान से समझो। ये जो क्रोमेटिन होते हैं, रिश्तों के धागे, जिन्हें हमने नाम दिया बेटा, जब कोशिका विभाजन होना चालू होता है ना, तो इस प्रोसेस में ये जो रिश्तों के धागे होते हैं ना, ये एक लिक्विड में पड़े होते हैं, एक द्रव में पड़े होते हैं। कौन सा द्रव है? केंद्रक। केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना? तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव सूख जाता है ये वाले चरण में। ठीक है, अब सूख जाता है तो इनके अंदर की चिकनाहट खत्म हो जाती है, ये बिल्कुल सूख जाते हैं एकदम। जब ये सूख जाते हैं ना बेटा, तो ये टूटने की संभावना इनकी बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरफेस में कोशिका विभाजन की क्या होती है? तैयारी। अभी कोशिका विभाजन नहीं हुआ, तो अभी केवल क्या हो रहा है? तैयारी। कितने घंटे लगते हैं? 18 से 20। कितने घंटे लगते हैं बेटा? 18। अब दूसरा चरण देखिए, इंटरफेस के बाद क्या आएगा? प्रोफेज। हाँ या ना बेटा? और प्रोफेज बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, डर तो नहीं लग रहा ना?
बिल्कुल आसान है बेटा, है ना। ध्यान समझो, प्रोफेज, पहले एक बार जल्दी नाम बता दो। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो दूसरे नंबर पर कौन आएगा बेटा? प्रोफेज। अब यहां पर एक बात समझो ध्यान से मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरी सोना। प्रोफेज में क्या होगा कि ये जो केंद्रक की जो झिल्ली है ना बेटा, ये वाली, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी बेटा? टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो ये कोशिका है, अब झिल्ली तो टूट गई बेटा, हाँ या ना? झिल्ली क्या हो गई मेरे बच्चे? टूट गई। अब जब झिल्ली टूट गई तो यहाँ पर मैंने आपको एक चरण पहले इसमें बताया था कि इसके अंदर का लिक्विड भी सूख गया है और ये थोड़ा खुरदुरा हो गया है, तो टूट सकता है कभी भी। तो ये क्रोमेटिन टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। और इस प्रकार से, किस प्रकार से बेटा बताओ? इस प्रकार से। हाँ, बहुत बढ़िया। थोड़ा बड़ा बना दूं? कौन सा बड़ा खाना है आपको? भाजी बड़ा? देखो, आलू बड़ा खाना है बेटा, ठीक है। ये चित्र नहीं बनते मुझसे, चित्र जो है लड़कियां बहुत अच्छा बनाती, ठीक है। इस प्रकार से ये रहे आपके गुणसूत्र। क्या रहे? अभी पढ़ा है ना गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्रोमेटिन को टूटकर बने क्या? है ना। अब एक चीज मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी, तारक काय, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम विपरीत दिशाओं में जाने लगेंगे, इस तरफ आ जाएंगे और इस तरफ आ जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? सेंट्रोसोम विपरीत दिशा में चले जाएंगे। इस प्रोसेस का नाम हमने क्या दिया? प्रोफेज। इसमें क्या हुआ जल्दी बताओ? विपरीत दिशा में चले गए और क्रोमेटिन टूटकर क्या बन गए? गुणसूत्र, क्रोमोसोम बन गए। और क्या बताया? केंद्रक झिल्ली क्या हो गई? तो कितनी अवस्थाएं पढ़ ली? 2। जल्दी बताओ, पहली अवस्था में कितना घंटा लगा? 20। इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी चल रही है, जबरदस्त मजा का। दूसरी प्रोसेस क्या पढ़ी? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना। अब देखिए तीसरी प्रोसेस पढ़ेंगे। तीसरी प्रोसेस यहीं पर बना दूं क्या? ये लो मेरे बच्चे, बहुत मेहनत करता हूं बेटा मैं तुम्हारे लिए, आसान भाषा में समझाने के लिए बहुत मेहनत होती है। देखो यहां, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा यार, इसी में समझा दूं, ये बनाने में टाइम लगेगा, है ना। तो तीसरी प्रोसेस जिसका हमने क्या नाम दिया? मेटाफेज। नहीं यार, अलग से बना दूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज। यार अपन ऐसा कर सकते हैं ना? अरे यार कॉपी नहीं होगा क्या? इसको यहीं रहने, तू यहीं पढ़ा, ठीक है चल। मेटाफेज, इसमें क्या होगा? कहां चित्र बनाऊं यार मैं? ये लो, ये तो सीख गया हूं मैं, क्यों? ये गुणसूत्र है। यहां पर क्या है? तारक का सेंट्रो। जैसे ही तीसरी प्रोसेस चालू होती है मेटाफेज की, उसमें तारक का तंतु निकाल देते हैं, धागे निकालते हैं। धागा देखा है? धागा है नहीं इधर, ये देखो ऐसे एक धागा निकालता है। ये धागा निकलेगा और ये धागा आएगा यहां पर, ठीक है। ये धागा कहां आएगा? यहां, ऐसा। ये धागा आएगा और इसको ऐसा पकड़ लेगा दोनों तरफ से, ठीक है। ये लो, इस प्रकार से सब पकड़ लेगा। बना दो धागा, ठीक है। देखो ध्यान से समझना बेटा, बहुत जटिल टॉपिक है ना। ये यहां से ऐसा आएगा और ऐसा आएगा, ऐसा आएगा और ऐसा आएगा, ऐसा आएगा और ऐसा आएगा। अच्छा, इन धागों को हम बोलते हैं तुर्क तंतु, जिन्हें मैंने स्पाइंडल फाइबर बताया था। मजा आ रहा है? अब क्या होगा सर? सेंट्रोसोम तुर्क तंतु स्पाइंडल फाइबर को निकाल के और पकड़ लेंगे। खींच दूं क्या? अभी नहीं, अगली वाली में खींचेंगे। अगली वाली प्रोसेस कौन सी है? एना। अगली वाली प्रोसेस कौन सी है बेटा?
एनाफेज में क्या होगा? ठीक है, देखो एनाफेज में कुछ नहीं होगा। ये जो तुर्क तंतु थे, तुर्क तंतु इस प्रकार से ये जो है ये और ये तोड़ देंगे खींच के। क्या कर देंगे? और जब तोड़ेंगे तो मेरा बच्चा आधा चला गया इधर, मुन्ना आधा चला गया इधर, आधा चला गया मेरा बेटा इधर, और आधा चला गया इधर। ठीक है कि नहीं? और आधा चला गया इधर, आधा इधर, और आधा चला गया बेटा इधर, और आधा चला गया इधर। ये कौन सी प्रोसेस रही? अगली प्रोसेस कौन सी फेज? टेलो, कौन सी? टेलोफेज में क्या होगा बेटा? टेलोफेज में कुछ नहीं होगा। टेलोफेज में क्या होगा? कोशिका का आकार कुछ ऐसा हो जाएगा और दोनों कोने पर कौन पहुंच चुके होंगे? गुणसूत्र। क्या पहुंच चुके होंगे? ठीक है, ये टेलोफेज। और अगली कौन सी है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में कुछ नहीं होगा भैया। इस प्रकार से ये बीच में से बट जाएगी और दो संतति कोशिकाएं बन जाएंगी। यहां पर वापस केंद्रक बन जाएगा। बन गया ना? ये आ गया ना? ये गुणसूत्र यहां आ रहा है। जैसे ही गुणसूत्र यहां पहुंचे इन्होंने केंद्रक बनाना चालू कर दिया और न्यूक्लियस बना। साइटोकाइनेसिस में दो कोशिकाएं पूरी तरह से उस एक कोशिका से बनकर ये दो कोशिकाएं अलग हुई, और अलग होने के पश्चात यहाँ पर अंग बनना चालू हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, राइबोसोम, लाइसोसोम, दुनिया भर के जितने भी अंग सब बनना चालू हो जाए। ये था कोशिका विभाजन। यार कोई बड़ा 30 मार खान था क्या? ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना आसान था बेटा। देखो फिर से समझ ले। अरे कहा समझना, उसको समझ गए? ये कौन सा विभाजन था? कौन सा? समसूत्री। अब अर्धसूत्री कितना आसान है। अर्धसूत्री आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे भैया इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। देखिए यहां पर ध्यान से समझिए। अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हमने क्या नाम दिया? मेयोसिस। ठीक है, अर्धसूत्री। सर ये किसमें होता है? जिनमें वो नहीं होता था उनमें ये होगा। हाँ या ना? ये स्पर्म और ओवम। एक चीज ध्यान रखना, ये प्रजनन कोशिकाएं हैं, इनसे बच्चा पैदा होता है, तो ये प्रजनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। और ये प्रजनन कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो बची हुई कोशिकाएं कायिक कोशिकाएं कहलाती। कायिक कोशिका, काया की कोशिका कायिक कोशिका। और ये मेयोसिस होगा प्रजनन कोशिका में या जनन कोशिका में। कायिक कोशिकाओं में कौन होता है? समसूत्री। और असूत्री किसमें होता है? जीवाणु। ठीक है बेटा। अब इसमें कुछ नहीं होता, ध्यान से समझिए जरा। सबसे पहली प्रोसेस इंटरफेस। घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। इंटरफेस, फिर प्रोफेज, फिर क्या? मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। ठीक है बेटा? अरे हाँ या ना? इसमें इसका चरण होगा पहला 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 और पहला। ये चरण हुआ। सेम कंडीशन जैसे मैंने आपको पढ़ाई, लगे लगाए। दूसरा चरण जो होता है, पहला बताओ कौन है? इंटरफेज। दूसरा प्रोफेज। तीसरा मेटाफेज। अगला एनाफेज। उसका अगला टेलोफेज। अगला
साइटो, ये मैं तुमको बार बार इसलिए रिपीट करवा रहा हूं ताकि तुम याद करना नहीं भी चाहो तो हो जाए, मेरे ख्याल से हो गया होगा, ये कला होती है याद कराने की, ठीक है। इंटरफेस, इंटरफेस टू, प्रोफेस टू, मेटाफेस टू, एनाफेस टू, टेलोफेस टू और साइटोकाइनेसिस टू। तो इसमें कितनी कितनी बार विभाजन होता है? 2 बार। इसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती, उसमें कैसी रहती है? समान, लेकिन इसमें कैसी रह जाती है? आधी। ये प्रजनन कोशिकाओं के लिए आवश्यक है या नहीं? अरे हाँ कि नहीं? तो प्रजनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन? हाँ कि नहीं? चल, अब यहां पर एक जो मैंने आपको पढ़ाया था प्रोफेज, इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, उनको ध्यान से समझिए। क्या अप्लाई होती हैं? कंडीशन, ठीक है कि नहीं? चलिए, सबसे पहली इसमें कंडीशन आती है लेप्टोनिन, लेप्टोनिन, ठीक है बेटा। दूसरा जाइगोटिन, तीसरा पेकेटिन। पहला बताओ जल्दी कौन सा है? बोलो। अगला, अगला 2 ही पढ़ाए, 3 पढ़ाए ना, लेप्टोनिन, जाइगोटिन, पेकेटिन। दिखाई नहीं दे रहा था तो आप लोग, ठीक है? अरे हाँ कि नहीं? अगला आएगा डिप्लोटिन, डिप्लोटिन। अगला आएगा डाइकाइनेसिस। क्या आएगा? तो इसके कितने चरण होते हैं? 1 2 3 4 5। तो हम ये याद रखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन जहां होता है उस जगह पर प्रोफेज के अंदर कुछ 5 चरण अलग होते हैं, पृथक होते हैं। अब सर इन चरणों को भी पढ़ा दो या इनको भी पढ़ा दो, तो बेटा इनको अगर मैं पढ़ा दूंगा तो फिर तुम जेई नीट से भी एडवांस दे, इतना नहीं आएगा आपके पेपर में। तो जितना पढ़ा दिया उतना सफिशियंट है। और जिस दिन मैं देख लूंगा कि यहां से भी क्वेश्चन बन रहा है तो उस दिन इसको भी उड़ा दिया जाएगा। मैं जबरदस्ती का लोड नहीं देना चाहता आपके दिमाग पर, ठीक है? क्योंकि पढ़ाने को पढ़ा दूंगा, कुछ नहीं है, लेकिन फालतू वो चीजें जो आनी ही नहीं है उसे क्यों पढ़ाया जाए? इनके अंदर की चीजें भी पूछ लेगा तो फिर लेवल ही खत्म हो जाएगा ना भाई, ये डॉक्टर ही बन जाओगे उसके बाद तो आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हमने क्या पढ़ लिया है? कोशिका विभाजन। कल से हम चालू करेंगे नया टॉपिक, नया अध्याय। तब तक के लिए जय हिंद।